हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि कैसे सुधीर चौधरी जो है वे तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर हमारे देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जैसे कि सुधीर चौधरी ने अपने वीडियो में जिक्र किया था कि औरंगजेब जैसा क्रूर शासक आज तक नहीं देखा गया जिसने अपने भाइयों को मारकर सत्ता प्राप्त की थी। तो यहाँ हम बता दें कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में जिस सम्राट के चिन्हों का उल्लेख किया गया है, हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक का। तो सम्राट अशोक ने भी अपने 99 बड़े भाइयों का कत्ल करके सत्ता प्राप्त की थी। जी बिल्कुल, जैसे औरंगजेब की क्रूरता का जिक्र इतिहास में दर्ज है, वैसे ही सम्राट अशोक की क्रूरता का भी इतिहास में जिक्र है। बहुत सारे हिंदू मुस्लिम राजाओं की क्रूरता का इतिहास में जिक्र है। तो यहाँ पर ये चीज जान लेना चाहिए कि ये जो क्रूरताएं थी, इसको जात धर्म से जोड़कर देखना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि औरंगजेब ने भी सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों को मौत के घाट उतारा था। ठीक उसी प्रकार से सम्राट अशोक ने भी सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। तो यहाँ जात के धर्म का मतलब क्या है? एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, काम वही कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? सत्ता प्राप्त करना। बहुत सारे और हिंदू राजाओं के ऊपर ऐसे किताबों में लिखी गई हैं और हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो किताबों में लिखी गई हैं हम वही पढ़कर जान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ट्रेवल मशीन नहीं है कि हम जाके भूतकाल में, भविष्य में, पिछले काल में, इतिहास में जाकर उसको देख सकें। तो अगर आप यहाँ औरंगजेब की क्रूरता का जिक्र करते हैं तो सम्राट अशोक की क्रूरता का भी जिक्र करना ही होगा, क्योंकि आप जिस चीज को धर्म के नजरिए से बता रहे हैं वास्तव में उसका उद्देश्य धर्म जैसा कुछ था ही नहीं। उसका उद्देश्य केवल सत्ता का है, सत्ता प्राप्ति का है। और सत्ता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे राजाओं ने ऐसी क्रूर कृतियां की हैं। और यहाँ पर फिर सुधीर चौधरी मैं देख रहा था तो उसको लिख के रखा हूँ। तो उसके बाद से उनके सवाल ये था कि संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाना सही है, एक प्रकार से वो कहना चाह रहे थे, क्योंकि सरकार ने संसद भवन को बनाया है तो प्रधानमंत्री को उसका उद्घाटन करने का अधिकार होना चाहिए। तो माननीय सुधीर जी, तिहाड़ी आपको बोला जाता है प्यार से, और आप ज्यादा नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। अपने अंदर कोई भी मर्यादा नैतिकता नहीं है, दूसरे को मर्यादा नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को ना करके बुलाना प्रधानमंत्री का करना एक तरीके से जायज है उनके अनुसार। तो हम यहाँ बता दें, सरकार ने अपने पैसे से कोई काम नहीं किया है। आप लोग लेक्चर देते हैं ना, कांग्रेस ने कोई काम अपने पैसे से नहीं किया था। तो वर्तमान सरकार भी सारे काम जनता के टैक्स से, पैसे से कर रहा है। और देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा आपको संविधान की तरफ ले चलते हैं। संविधान में भाग 5 अध्याय 2 मीन्स पार्ट 5 चैप्टर 2 आर्टिकल 79 to 122 में संसद का जिक्र है। 79 आजकल कहता है कि संसद जो है राष्ट्रपति और 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगा, मतलब राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो कार्यपालिका विधायिका दोनों को समन्वय करता है, राष्ट्र का सर्वोच्च पद है। वह किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं माना जाता है। जबकि प्रधानमंत्री जो है, खास करके हमारे मोदी जी, वे लोकसभा चुनाव से लेकर नगर निगम के चुनाव तक में पर्चा बांटने जाते हैं अपनी पार्टी के लिए। तो क्या उनका विधायिका का उद्घाटन करना सही है? प्रधानमंत्री का या प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का संसद के संचालन में कोई भी प्रत्यक्ष रोल नहीं होता है। राष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, यही 3 लोग में से किसी को संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए था। यानी कि अगर संविधान के हिसाब से भी देखते हैं तो भारत में तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग हैं। अब कल को आप कहेंगे कि कोर्ट्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री को करना चाहिए। भाई, ऐसा तो राजतंत्र में भी नहीं होता था। राजतंत्र में भी कहीं न कहीं पावर डिवाइड होती रहती थी। तो तथाकथित लोकतंत्र में सारे काम प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं कि अगर वंदे भारत
मात्रा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाना तो प्रधानमंत्री आएंगे, विदेश विभाग का घूमने जाना तो प्रधानमंत्री घूमेंगे, अपने पार्टी का प्रचार तो प्रधानमंत्री करेंगे। मतलब जहां फोटो खिंचाने का काम है, टीवी पे बने रहने का काम है, सारा प्रधानमंत्री करेंगे। बाकी जहां जिम्मेदारी लेने का काम है वहां आप सब नेहरू, मुगल, अंग्रेजों, नहीं अंग्रेजों का तो नाम आप लोग लेते नहीं है क्योंकि आप उनके भक्त हैं। तो जहां भी जिम्मेदारी की बात आती है आप नेहरू कांग्रेस, मुगल, आपका आवाज वहीं अटक जाता है। जहां चेहरा दिखाना होता है वहां प्रधानमंत्री को आगे कर देते हैं। तो ये सही बात नहीं है। अब इसके बाद से सुधीर चौधरी जी को यही भी पीड़ा है क्योंकि आम इंसान यूपीएससी एग्जाम के पीछे क्यों भागते हैं। तो फिर आप लोगों ने हमारे लिए छोड़ा क्या है। अब तो यूपीएससी में भी पदों की संख्या घटाए जाने की खबर है। बेरोजगारी कितने चरम पर है, महंगाई कितने चरम पर है, सरकारी नौकरी ना करें तो क्या करें। आप तो जी न्यूज पर काम करते थे, वहां से आए आज तक पे आ गए। आप 4-5 लोग ही सभी न्यूज चैनलों पर अपना चेहरा चमका रहे हैं। कोई भी प्राइम टाइम आप नए रिपोर्टर्स को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर यूपीएससी में बच्चे ना जाएं, गरीब बच्चे, आम लोग ना जाएं तो कहाँ जाएं। न्यूज चैनलों पे तो आप लोग छिपा के बैठे हुए हैं। जो नए बच्चे पत्रकारिता पढ़ रहे हैं उनको जगह क्यों नहीं दी जा रही है। आप लोग की इसमें से 50 साल इतनी साल नौकरी करने के बाद आपको प्राइम टाइम से हट जाना चाहिए, नए रिपोर्टर्स को मौका देना चाहिए। आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं। सवाल तो ये भी होना चाहिए कि आज न्यूज चैनलों में किस जाति के, किस समुदाय के, किस वर्ग के लोग भरे पड़े हैं, वहां आरक्षण क्यों नहीं लागू है, नए लोगों को मौका क्यों नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आप पुराने लोगों को मैनेज करना आसान होता है। अडानी, मोदी, इन सब के द्वारा आप लोग को मैनेज किया जा सकता है। पहले भी होता था लेकिन अब वर्तमान सरकार में खुलेआम हो रहा है। तो आईएएस बनने का ही सपना क्यों देखते हैं। तो क्या आप चाहते हैं आम इंसान के सपने भी छीन लिए जाए। कभी आपने इस पर बहस क्यों नहीं किया कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है। अब इसके बाद से लेटरल एंट्री के द्वारा आप तो लेटरल एंट्री के द्वारा तो यूपीएससी में आम लोगों के एंट्री को भी बंद किया जा रहा है। इस पर कभी चर्चा क्यों नहीं हुआ। आप लोग को बस झुंझुना बनाने के लिए बोल दिया जाए। अब यहाँ हम एक चीज स्पष्ट करना चाहेंगे कि औरंगजेब ने या कश्मीर में दुष्टों ने हिंदुओं के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या किया, अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तानियों के साथ क्या किया, गुजरात में हिंदुओं ने क्या किया, इसके आधार पर वर्तमान के मुसलमानों, वर्तमान के ईसाइयों या सभी हिंदुओं के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जो औरंगजेब ने किया, मुसलमानों ने किया, उसके लिए आज के मुसलमान जिम्मेदार नहीं हैं। अगर औरंगजेब खराब था तो वहीं जोधाबाई के पति जो हमारे अकबर थे और अकबर के नाती से शादी जोधाबाई के भतीजे मानबाई जो कि हिंदू थे उनका हुआ था। तो यहाँ देखिए हमारे हिंदू राजपूतों ने भी मुगलों से शादी किया था और अकबर को बहुत ही लिबरल माना जाता है। ये सारे इतिहासकार इस बात को स्वीकार करते हैं। तो अगर मुगल में औरंगजेब हरामी था तो अकबर सही भी था। तो आप मुगलों के आधार पर या औरंगजेब के कुकर्मों के आधार पर आप वर्तमान के मुसलमानों को दोष नहीं दे सकते हैं। आप जो अंग्रेजों ने कुकर्म किए हैं उसके आधार पर वर्तमान ईसाइयों को आप दोष नहीं दे सकते हैं। संविधान के अनुसार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पर जो सब लोग हैं वह भारत के नागरिक हैं और उनका हक है कि वो सरकार से सवाल कर सकते हैं। मौलिक अधिकार उन सबको प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका की शरण में वो भी जा सकते हैं। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि वो सारे काम स्पष्ट रूप से उनके लिए भी करें। यहाँ पर देखें, अपराध को जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर देखना बंद करें और अपराध को केवल अपराध की तरह देखें। किसी एक की गलत को दूसरे के गलत के द्वारा सही नहीं ठहराया जा सकता है। अगर पिछली सरकारों ने कुछ भी गलत किया है तो उसकी आड़ लेकर वर्तमान सरकार गलत नहीं कर सकती है, क्योंकि पिछली सरकारों ने गलत किया था इसीलिए वर्तमान को सत्ता में लाया गया है। और अगर ये भी गलत करते हैं तो फिर इनको सत्ता में लाने का मतलब ही क्या रह जाता है जब कुछ अच्छे सुधार हो ही नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर आज 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर निर्भर हैं। फ्रीबीज, यही सुधीर चौधरी हैं जब दिल्ली में बीजेपी हार गई थी तो दिल्ली वालों को गरिया रहे थे फ्रीबीज का नाम लेकर। तो आज ये 80 करोड़ लोगों को सरकारी राशन दिया जा रहा है, ये क्या है? फ्रीबीज नहीं है। वे करें तो फ्रीबीज, तुम करो तो वेलफेयर।
ऐसा नहीं होता है। और ये कितनी शर्म की बात है कि आज भारत के 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर डिपेंड हैं, यानी कि वो गरीब हैं। ये उत्सव मनाने की बात नहीं है, ये खेद करने की बात है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई है, शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाई नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार है। शैक्षिक संस्थान, बड़े बड़े नामी गिरामी शैक्षिक संस्थाओं में क्लासेस सही से नहीं चल रही हैं। ये छोटे शहरों में, गांव में, ग्रामीण इलाकों में क्या होता होगा आप खुद कल्पना कर लीजिए। लेकिन क्या इन बड़े बड़े जो रिपोर्टर्स, इनको रिपोर्टर्स कहना भी गलत है, एंकर्स जो हैं, ये एंकर्स जो है, नेता जो हैं, इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। चाहे वो शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ के बच्चों को रैली में बुलाते हैं और अपने बच्चों को एलएलएम विदेश से कराते हैं। तो वर्तमान की इन समस्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है? वर्तमान विपक्ष से भी मैं कहना चाहता हूँ, वर्तमान की इन समस्याओं के लिए सावरकर जिम्मेदार नहीं है। सत्ता पक्ष से कहूँगा कि वर्तमान की इन समस्याओं के लिए नेहरू या मुगल जिम्मेदार नहीं है। 161वें नंबर की मीडिया कभी वर्तमान सत्ता से सवाल क्यों नहीं करती है? क्या आपने देखा है कभी ये लोग किसी असली मुद्दे पर बात करते हैं? हिंदू, मुस्लिम, मुगल, औरंगजेब, नेहरू, इन 10 शब्दों को अगर हटा दिया जाए तो न्यूज़ चैनल के पास कुछ है ही नहीं लगता है। सारे न्यूज़ चैनल आप चेंज करते जाइए, 1 2 आपके पास जितने न्यूज़ चैनल्स हैं सब पर एक ही जैसे स्क्रिप्ट क्यों दिखाए जाते हैं? क्या कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड करता है जो सारे लोग पढ़ते जाते हैं? मतलब किसी के भी संपादकीय में, किसी के भी डिबेट शो में, टॉपिक में कोई अंतर क्यों नहीं होता है? क्या सारे एंकर, सारे एडिटर, सारे लोगों के दिमाग में एक ही चीज एक ही बार में आता है, या सारे लोग के ट्यूट्स भी एक ही जैसे होते हैं, या फिर इनको कोई भेजता है और ये लोग कॉपी पेस्ट करते हैं? ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, खुद खोजना पड़ेगा। 161वें नंबर की मीडिया मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, औरंगजेब, मुगल, नेहरू इतिहास पर ही क्यों अटकी हुई है? इन चीजों के अलावा कभी किसी दूसरे चीज पे बात क्यों नहीं होती है? वर्तमान और भविष्य की बातें कब होंगी? वर्तमान की समस्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ एक चीज और ध्यान रखें, इतिहास नहीं बदला जा सकता है, इसीलिए हमें वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देने की जरूरत है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी भी 20 साल केंद्रीय सत्ता में रह चुकी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 20 साल बीजेपी भी केंद्रीय सत्ता में रह चुकी है। 9 साल नरेंद्र मोदी के पूरे हो गए हैं। 6 से 7 साल अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और बाकी गठबंधन सरकार में भी बीजेपी सहयोगी के रूप में थी। बाकी कई राज्यों में बीजेपी 15-20 साल तक राज कर चुकी है, जैसे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकारें रही हैं। लगभग सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार या गठबंधन की सरकार रह चुकी है, 3 राज्यों को छोड़कर, पश्चिम बंगाल, केरल और एक तेलंगाना में। तो यहाँ ये चीज देखना है। मैं यहाँ पे न्यूज चैनल देख रहा था, मुझे लगा कुछ वर्तमान में जो चीजें हो रही हैं, वर्तमान में मैं समस्याएं जो देखता हूँ, जैसे इलाहाबाद शहर में मैं देखता हूँ बहुत गंदगी है, वहाँ नाली सड़क टूटी फूटी हैं, नालियाँ गंदी हैं, एकदम पूरा एकदम कबाड़ की तरह लगता है कि कभी सफाई हुआ ही नहीं है। किस पार्टी की मेयर थे आप पता कर लीजिए, बीजेपी की ही थी ऑफ कोर्स। मैं देखता हूँ मैं यहाँ जबलपुर घूमने गया था, मैं देखा था पीछे गांव के लोग पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको पानी भरना है। कोरोना आके खत्म हो गया, कई गांव के लोगों को पता ही नहीं चला कि कोरोना जैसा कुछ आया था, उनके पास कोई सुविधाएं नहीं पहुंची थी। इन सब समस्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है? नेहरू? बिल्कुल नहीं नेहरू ना। जिस स्थिति में प्रधानमंत्री बने थे उस हफ्ते तो केवल अंग्रेजों को कोस कोस करके सत्ता बिता दी होती, लेकिन उन्होंने हमारे देश को बहुत सारी चीजें दी, वैज्ञानिक सोच दिया, जिसका आज हम देख रहे हैं अंत हो रहा है। पार्ट 4 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है कोई पढ़ता ही नहीं है। पार्ट 3 और पार्ट 4 संविधान का जरूर पढ़िए। और ये न्यूज़ चैनल वालों को मैं तो अब कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग को पता है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अनजाने में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इनको कुछ इनके मुंह लगने से कोई मतलब है नहीं। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।